नमस्कार दोस्तों, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी करना अपना शुरू किए थे हम लोग। और उसमें हम लोगों ने जो पिछला क्लास किया था उसमें हम लोगों ने जनरल साइंस के बारे में पढ़ा था, सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ा था। और सामान्य विज्ञान का हम लोगों का जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कोशिका चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा था, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखा था हम लोगों ने। और उसमें हमने बताया था आप सभी को कोशिका का जो वर्गीकरण है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो संरचना के आधार पे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरी जो कोशिका होती है उसी को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये हमने बताया था आप सभी को। आज का जो हम लोग का क्लास है उसको हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें मुख्य रूप से हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला ये हम लोग का चौथा लेक्चर है जनरल साइंस का। और इसमें हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं तो जीवों को कोशिका के आधार पे जो है कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इस चीज को सबसे पहले पहले हम लोग समझेंगे। और दूसरा चीज हम लोग समझेंगे कि कोशिका की संरचना कैसी है। ठीक है, कोशिका की संरचना, इन दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम इन टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करें। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज के बारे में रेगुलर अपडेट मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को यूं ही निरंतर जो है वो जारी रख सकें। तो चलिए आज का हम लोग का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो ये है कि कोशिका के आधार पर जो है उसके आधार पर जीवों को हम लोग कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ये सबसे पहले पहले हम लोग को समझना है। और इसी कड़ी में अगर हम आपको बताएं तो कोशिका की संख्या के आधार पर, ठीक है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण, ये मेन सबसे पहला आज हम लोग का टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं तो पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीवों की संरचना, आकार, आकृति, इन सब में काफी ज्यादा विविधता पाई जाती है। अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को जैव विविधता के बारे में पढ़ना होगा, तो जैव विविधता जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, यानी कि जो सजीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और जैव विविधता के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आप सभी को बताएंगे कि जीव जो हैं वो कैसे कैसे कितनी विविधताएं उसमें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए समझिए, जैसा कि आप लोग अपने आसपास में ही देखे होंगे कि जो भी जीव हैं वो संरचना, आकार और आकृति, इसके आधार पे अलग अलग तरह के होते हैं। और इसी के आधार पे आप लोग सोच सकते हैं कि जब हमारे आसपास में ही इतने सारे प्रकार के जीव हैं तो स्वाभाविक है कि और भी जो जीव हैं वो और भी ज्यादा विविधता को प्रदर्शित करते होंगे। और इसी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो आपको हम बता दें कि जो जीव हैं वो कोशिका की जो संख्या होती है उसके आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोशिका की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से जीव कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, जिसमें से एक जो है इसी को हम लोग एक कोशिक जीव कहते हैं, एक कोशिक या एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
या इसी को हम लोग यूनिसेलुलर भी कहते हैं। यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव। समझिए बात को, कोशिका की संख्या के आधार पे, चूंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, इतने छोटे होते हैं। कुछ जीव जो हैं वो बिल्कुल मतलब एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसके आधार पर ही जीवों को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से सबसे पहला जो आपका यहाँ पे टाइप हम बता रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तो यूनिसेलुलर कहते हैं या एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय अगर जीव की बात करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है। इसमें जीव का शरीर जो है वो किससे बना होगा, तो एक कोशिका से मिलकर बना होगा, यानी कि जीव का जो शरीर है वो एक कोशिका से बना होगा, ठीक है। जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें हम आपको बता दें, पहला चीज कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो एक कोशिकीय जीव हैं, इसमें वैसे जीवों को रखा जाएगा जिनका शरीर जो है वो किससे बना होता है, तो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, तो शारीरिक संगठन भी इसमें कैसा होगा, एक कोशिका से ही बना है तो कोशिकीय स्तर का होगा। दूसरा चीज इसमें बता दें कि इसमें जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, इसमें जैविक क्रियाएं जो भी होंगी तो वो एक ही कोशिका के द्वारा होती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाएगा, तो वैसे जीव जिनका शरीर जो है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होगा जीव का शरीर। और दूसरा चीज कि उनमें जो भी जैविक क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं जो हैं वो अकेली कोशिका के द्वारा ही होगा। ऐसे जीवों को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जैसे कि आपका हो जाएगा अमीबा, इसके बाद में आप लोग नाम सुने होंगे 10th क्लास में पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। इसके बाद में बैक्टीरिया एक ले रहे हैं लैक्टोबैसिलस। तो ये सारे के सारे जीव जो हैं इनमें कोशिका की संख्या कितनी होती है भाई, तो एक होती है, यानी कि ये सारे के सारे जीव जो हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। और इनमें जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं भी एक ही कोशिका के द्वारा होती हैं, इसलिए इन जीवों को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज अगला जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, या इसी को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। दूसरा क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसमें अगर हम लोग देखें तो बस इसका सीधे उल्टा मारिए, इसका जो शरीर है एक से अधिक कोशिका से बना होगा, एक से अधिक कोशिका पाई जाती है इसके शरीर में, ठीक है। और दूसरा चीज बता दें कि इसमें जैविक क्रियाएं जो होंगी वो भी एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। और कुछ तो जीव ऐसे होंगे जिनमें जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का एक बड़ा बड़ा समूह होता है जिसे उत्तक कहते हैं, तो उत्तकों के आधार पे जो है इसमें कार्य का बंटवारा होता है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो बहुकोशिकीय जीव होंगे तो बहुकोशिकीय जीवों में जो विकसित श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव होंगे, उच्च श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जीव होंगे, तो उनमें कार्यों का बंटवारा जो है वो कोशिकाओं में अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हम लोग समझे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। इसमें अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले उदाहरण तो साक्षात हम खुद दिख रहे हैं, यानी कि जो मनुष्य है वो खुद ब खुद एक बहुकोशिकीय प्राणी है। इसके बाद में हमारे आसपास में जो सजीव दिखते हैं वो सारे के सारे सजीव कैसे हैं, तो बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि
एक कोशिकीय सजीवों को देखना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद में जो है अगला हम लोग का मेन जो टॉपिक है, उसमें हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। आप इस चीज को पहले नोट कीजिए। चलिए सुनिए ध्यान से अब सब लोग। आज जो अगला हम लोग का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है, इसमें हम लोग समझेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। ठीक है, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें इसको अगर हम लोग देखें यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये आज का मेन हम लोग का टॉपिक है, जिसमें हम लोग समझेंगे आज कि कोशिका आखिर कैसे बनी हुई है। ठीक है, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इन सारी बातों को अब हम लोग समझेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको एक हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। ये एक जो है एनिमल सेल है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज एक आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, ये आपका एनिमल सेल बनाया गया है। यूकैरियोटिक सेल जो है, इसको हम लोग मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें एक आपका प्लांट सेल हो जाएगा और दूसरा आपका एनिमल सेल हो जाएगा। जिसमें हमने अभी यहाँ पे एक एनिमल सेल को बनाया हुआ है और प्लांट सेल भी आगे चल के हम आपको बताएंगे। उसमें जो मेन इसके अलावा जो भी पार्ट बच जाएंगे वो हम आपको एनिमल सेल का फिगर बना करके उसमें बता देंगे। सबसे पहली चीज आपको हम बताएं तो कोशिका जो है, ठीक है, कोशिका जो है, कोशिका की संरचना को मुख्य रूप से हम लोग तीन पार्ट में बांट करके और स्टडी करते हैं। ठीक है, कोशिका की जो संरचना है उसको मुख्य रूप से हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं जी? तो तीन पार्ट में बांटते हैं, और तीन जो पार्ट है उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। आपको हम बता दें कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण, ये जंतु कोशिका है, पादप कोशिका में भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल समझिए, जंतु कोशिका को ही लेके चले तो कोशिका के बाहर में एक यहाँ पे सबसे बाहरी आवरण पाया जाता है, और ये आवरण एक अर्धपारगम्य झिल्ली से मिलकर बना होता है, और इसी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं पहली चीज। यानी कि पहला जो पार्ट हुआ कोशिका का वो कौन सा हुआ जी? तो कोशिका झिल्ली। दूसरा पार्ट जो है, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में भी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं, और इस अर्ध तरल पदार्थ को ही हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका के यहाँ पे हम लोगों ने कितने पार्ट को देखा? तो दो पार्ट को देखा, जिसमें से एक आपका हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य। चलिए, कोशिका के बीच में ये जो गाढ़ा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है गोलाकार, इसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांटते हैं जी? तो तीन पार्ट में बांटते हैं, जिसमें से एक आपका कोशिका झिल्ली हो गया, दूसरा आपका कोशिका द्रव्य हो गया, और तीसरा आपका केंद्रक हो गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए थोड़ी सी बात, कोशिका झिल्ली यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है वो कौन सा है? तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है, इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो बताइए जल्दी कि क्या पादप कोशिका में भी यही कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पादप कोशिका होती है ये किस में है जी? तो ये जंतु कोशिका में है। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि अगर पादप की बात की जाएगी तो पादप कोशिका में जो
सबसे बाहरी आवरण होता है उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लेकिन जो पादप कोशिका है तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। और रही बात कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है तो क्या उसमें भी जो सबसे बाहरी आवरण है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात करें हम लोग तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका का उसे हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स। चलिए ध्यान दीजिए, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलेंगे। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहेंगे। इसके बाद में जब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाएगी, जैसे जीवाणु कोशिका हो गया, माइकोप्लाज्मा की कोशिका हो गई, नीलहरित शैवाल के कोशिका हो गए, तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे बाहरी आवरण जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे ग्लाइकोकेलिक्स बोलेंगे। अच्छा बताइए, जो कवक है तो कवक की कोशिका भित्ति को क्या बोला जाएगा? तो ध्यान दीजिए, कवक भी एक प्रकार का यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल में जो जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका को छोड़कर बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगे उसके सबसे बाहरी आवरण के रूप में मैक्सिमम क्या पाया जाएगा? तो वो कोशिका भित्ति ही पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि कवक की अगर बात करें तो कवक जो है, यहीं पे लिख दे रहे हैं पादप और प्लस यहां पे कवक। पादप और कवक में सबसे बाहरी आवरण के रूप में क्या पाया जाएगा? तो कोशिका भित्ति पाया जाएगा। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे जीवाणु, उसके बाद में विषाणु भी यहीं पे आएंगे, और उसके बाद में आपका हो जाएगा मतलब जीवाणु का यहाँ पे पूरी तरह से लेना है जीवाणु को यहाँ पे, और उसके बाद में माइकोप्लाज्मा और जो नीलहरित शैवाल हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो सबसे बाहरी आवरण रहेगा उसको ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो सबसे बाहरी आवरण के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोशिका द्रव्य का। कोशिका द्रव्य जो है इसको पूरा डिटेल हम लोग चलेंगे, फिलहाल थोड़ा सा समझिए। कोशिका द्रव्य हमने बताया कि कोशिका झिल्ली से लेकर के केंद्रक के बीच में जो अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है इसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद हमने कल ही आपको बताया था कि कोशिका द्रव्य में जगह जगह झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में जो झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं उन झिल्ली युक्त संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो कोशिकांग कहते हैं। अब ये जो कोशिकांग है इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जिन कोशिकांग के बारे में पढ़ना है उसका हम यहाँ पे नाम लिख दें। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद में दूसरा जो है यहीं पे हम लोग देखें तो लाइसोसोम आपका हो जाएगा। इसी को ललनकाय भी कहा जाता है। तीसरा देखें हम लोग तो इसी में हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को ER कहा जाता है, जो कि दो प्रकार का होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें दोनों पढ़ लिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो लवक मिलेंगे। इसके बाद में अगर देखें प्लांट जो सेल होगा तो प्लांट सेल में आपको लवक मिलेगा। इसके बाद में अगर देखें तो आपका हो जाएगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, तो ये सारे के सारे जो संरचना हमने आपको बताया इन सबको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, इनको कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स बोला जाएगा। चलिए, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? तो ये कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ये सारे टॉपिक जो है इसको हम लोगों को देखना है। अगला अगर हम लोग केंद्रक की बात करें तो क्या केंद्रक बस इतना ही जो गोलाकार दिख गया बस यही है?
नहीं, इसमें भी बहुत सारे संरचनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग केंद्रक झिल्ली देखेंगे। केंद्रक झिल्ली, जैसे कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, वैसे ही केंद्रक के सबसे बाहरी आवरण को केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा मारेंगे बीच बीच में एंट्री, तो आपको मिल जाएगा बीच बीच में, जैसे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये छिद्र दिख रहे हैं, और इन्हीं छिद्रों को हम लोग केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्रक झिल्ली देखेंगे, इसके बाद में केंद्रक छिद्र देखेंगे, और केंद्रक छिद्र के बाद में थोड़ा सा मारिए एंट्री अंदर की ओर, तो ये जो है इन्हीं को क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, केंद्रक झिल्ली, उसके बाद में केंद्रक छिद्र, क्रोमैटिन, उसके बाद में बीच में ये जो देख रहे हैं इस संरचना, इसी को हम लोग केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रिका आपका बीच में आ जाएगा, और गुणसूत्र इसी में हम लोग जो क्रोमैटिन पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको गुणसूत्र भी मिल जाएगा। इसके बाद में गुणसूत्र जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको डीएनए मिलेगा। तो इस तरह से ये लगातार एक ब्रांच बनते चला जाएगा, जिसको हम लोग आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा उसमें हम लोग समझते जाएंगे। फिलहाल हम लोग का आज का जो मेन फोकस रहने वाला है वो इस चीज पे रहने वाला है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग आज के लेक्चर में कोशिका झिल्ली, उसके बाद में आपका कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकेलिक्स जो होते हैं, इसके बारे में मुख्य रूप से आज हम लोग को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में ला देना है। और आज हम आपको दावा करते हैं कि अगर आप पूरा का पूरा आज ये अंत तक अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिंदगी में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये आज जो है पूरा का पूरा हम लोग का इतना अच्छा से स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला है। इसके बाद में अगर आप मान लेते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा है, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आप मान लेते हैं कि 11th क्लास के बच्चे हैं तो 11th क्लास के बच्चों के लिए हम अलग से जो है एक जो कोशिका की संरचना से संबंधित वीडियो है, इसके बाद में कोशिका भित्ति की संरचना से संबंधित जो वीडियो है वो हम अलग से आपके लिए अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, आप वहां से देख लीजिएगा और आपका ये भी टॉपिक जो है पूरी की तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले आप इन सारी बातों को नोट कीजिए। तो चलिए अब जो है अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली को हम लोग और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है आपको बता दें तो इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसको क्या बोलेंगे जी, तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कहीं कहीं आपको सेल मेम्ब्रेन न दे करके और इसी को सेल जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दे सकता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके साथ ही साथ और भी इसका एक और नाम देगा और वो होता है प्लाज्मा लेम्मा। प्लाज्मा लेम्मा भी देगा। इसके बाद में और अगर देखें तो इसी को कोशिका कला भी कहा जाता है, कोशिका कला। तो ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली के पहले तो टोटल के टोटल नाम पहले क्लियर रखिए, क्योंकि परीक्षा में आपको मान लेते हैं कि कोशिका झिल्ली न दे करके और इसमें से कोई दे दिया तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले जो है ये पूरा का पूरा नाम जो है वो टोटल क्लियर कीजिए। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा और कोशिका कला, इन सभी नामों से जानते हैं। पहली चीज ये आपको हमने बताया। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो जंतु कोशिका में ये सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। ठीक है,
जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। यानी कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलेंगे जी? तो कोशिका झिल्ली बोलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हुआ कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा चीज, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाई जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इसके बाद में जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि मान के चलिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो इन सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका, पादप कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। जबकि कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो ये जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई जाएगी सब में, कोशिका झिल्ली जो है ये सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी, लेकिन सबसे बाहरी आवरण के रूप में किसमें पाई जाएगी? तो ये जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया आप सभी को कि पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि अगर हम लोग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ये हमने इससे पहले आप सभी को बताया। अब जो है थोड़ी सी आगे हम लोग अपने इस लेक्चर को बढ़ाएं, तो पहला तो आपका यहां से क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली से संबंधित अगला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो ये है कि कोशिका झिल्ली जो है इसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसको क्यों कहा जाएगा? तो उसके लिए ध्यान दीजिए, आपको हम बता रहे हैं। कोशिका झिल्ली जो है, तो कोशिका झिल्ली से पदार्थों का परिवहन तो होता है, पदार्थों का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन इससे सभी पदार्थों का नहीं होता है, कुछ विशेष पदार्थों का ही परिवहन होता है। ठीक है, यानी कि कुछ विशेष जो पदार्थ होंगे, कुछ विशेष अणुओं, ठीक है, के परिवहन के कारण। ठीक है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली से होकर कुछ विशेष पदार्थों का ही परिवहन हो पाता है, इसलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी पारगम्य होती है जी? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जिससे होकर कुछ विशेष अणुओं का ही परिवहन हो पाता है, आदान प्रदान हो पाता है, इसीलिए इसको हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ये आपका अगला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए उससे आगे थोड़ा सा बढ़े, थोड़ी सी बात इसकी संरचना के बारे में कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली जो है ये दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है, दोहरी झिल्ली के रूप में। ठीक है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है जी? तो दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन तथा लिपिड, प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, और ये एक दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन जो है आपका आउटर लेयर बनाता है, और उसके बाद में बीच में क्या पाया जाता है? तो वो लिपिड पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो दोनों तरफ से बाहरी आवरण बनाता है, और उसके बीच में क्या पाया जाएगा? तो लिपिड पाया जाता है। इस तरह से कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। और इसके बाद में हम आपको बता दें
कि कोशिका झिल्ली में आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली में कौन से लिपिड का प्रयोग होता है या कौन सा लिपिड पाया जाता है। तो आपको बता दें कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड पाया जाता है, फास्फोलिपिड। ठीक है, कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड पाया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा यहाँ पे। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे कोशिका झिल्ली के जो कार्य हैं उसके बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगला जो टॉपिक आपको बताएं कोशिका झिल्ली के कार्य से संबंधित, उससे पहले हम चाहते हैं कि एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लिया जाए। कोशिका झिल्ली के सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं जी। तो कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा और कोशिका कला के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका और सूक्ष्म जीव तीनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका जो है, तो जंतु कोशिका में ये सबसे बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली है ये अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, जिससे होकर के कुछ विशेष प्रकार के अणुओं का ही परिवहन हो पाता है, इसीलिए इसे हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जो 9th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता रहता है कि कोशिका झिल्ली को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिससे कुछ विशेष प्रकार के अणुओं का ही परिवहन हो पाता है, इसीलिए इसे हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो चलिए अब जो है इससे आगे हम लोग बढ़े, उससे पहले एक और चीज हम आपको बता दें कि कोशिका झिल्ली जो है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले व्यक्ति थे, इसमें से एक थे जिनका नाम था क्रेमर। ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रेमर और दूसरे थे जिनका नाम था नेगेली। तो क्रेमर और नेगेली में ने सबसे पहले 1872 ईस्वी में इसके बारे में बताया और इसको कोशिका कला कहा था। ठीक है, कोशिका कला। मैंने बताया ना कि कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था जी, तो 1855 ईस्वी में क्रेमर तथा नेगेली ने सबसे पहले बताया था और उन्होंने इस संरचना को कोशिका कला के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, उसके बाद में इससे संबंधित एक और रिसर्च बता दें, इसकी संरचना से संबंधित जो कि सबसे विस्तृत जो संरचना दिया गया था उनके बारे में बता दें। तो 1872 ईस्वी में 1872 में दो वैज्ञानिक थे, जिनमें से एक का नाम था एस.जे. सिंगर। ठीक है, एक का नाम था एस.जे. सिंगर और दूसरे का नाम था निकोलसन। ठीक है, निकोलसन। तो एस.जे. सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित अपना जो है एक मॉडल प्रस्तावित किया था और उस मॉडल को हम लोग जानते हैं तरल। ठीक है, तरल कीमीर नमूना या मॉडल। ठीक है, तरल कीमीर मॉडल या इसी को हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल या तरल कीमीर मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, तो एस.जे. सिंगर और निकोलसन, इन दोनों ने मिलकर किया था। कब किया था, तो 1872 ईस्वी में किया था। ये आपका यहां से प्रमुख जो प्रश्न होने वाले थे वो हमने बताया। अब थोड़ी सी बात आपको इसके कार्य से संबंधित यहां पे हम बता दें। कोशिका झिल्ली की अगर कार्य की बात करें हम लोग कि कोशिका झिल्ली के मुख्य रूप से क्या कार्य हैं, तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 1861 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स सुल्ज। तो मैक्स सुल्ज ने कहा था कि जीव द्रव्य से मिल करके जो है वो कोशिका बनी होती है, यानी कि कोशिका जो है वो जीव द्रव्य का एक पिंड होती है। तो बताइए कि जीव द्रव्य को ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाए तो वो तो भाई अर्ध तरल है, इधर उधर बह जाएगा। तो उसको एक जगह जो है केंद्रित रखने के लिए क्या होना चाहिए, तो
तो उसके बाहर कोई आवरण होना चाहिए। यानी कि जो कोशिका झिल्ली जो है, तो इसका सबसे पहला काम यही है कि यह जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को आपस में एक जगह बांध के रखती है। ठीक है, यानी कि यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखती है। सबसे पहला इसका क्या कार्य है जी? तो सबसे पहला कार्य है कोशिका झिल्ली का कि यह कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखती है। ये इसका सबसे पहला कार्य रहा। दूसरा अगर देखें तो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली से होकर के कुछ पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बता दें कि कोशिका झिल्ली जो है, चूंकि यहाँ पे परिवहन शब्द आया है तो यहां से क्लियर है कि कोशिका झिल्ली जो है ये पदार्थों का परिवहन भी करती है। पदार्थों का परिवहन, यानी कि ये कोशिका में पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होती है। और तीसरा चीज आपको बता दें कि कोशिका झिल्ली जो है यह सिलिया, इसके बाद में फ्लैजिला, सिलिया, फ्लैजिला, और इसके बाद में एक और संरचना होती है जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। तो इन सबके निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिए कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है जी? तो कोशिका झिल्ली के सबसे प्रमुख कार्य कि यह कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखती है। दूसरा कार्य कि यह कोशिका द्रव्य और जो बाहरी जो अन्य जो वातावरण है उसके बीच में ये पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती है। और तीसरा चीज कि सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई, इन सबके निर्माण में कोशिका झिल्ली जो है वो सहायक होती है। और इसके साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। तो ये मुख्य रूप से इसके कार्य थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कोशिका झिल्ली के बारे में ये टोटल जो भी बातें हमने बताई आप सभी को, ये सारी की सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इससे संबंधित और आगे हम लोग देखें। अब जो अगला हम लोग का टॉपिक शुरू करना है वो है कोशिका भित्ति। जैसा कि मैंने बताया कि जो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिका होती है, तो पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण है उस सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिए यहां पे, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसी को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति की अगर बात की जाए तो कोशिका भित्ति के बारे में हम आपको बता दें कि कोशिका भित्ति जो है ये सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक निर्जीव संरचना है। कैसी संरचना है जी? तो ये एक निर्जीव संरचना है, ध्यान देना है। कभी कभी आपसे परीक्षा में अंतर पूछ सकता है, तो अंतर में अगर मान लेते हैं कि आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहे तो सबसे पहला अंतर क्या होगा कि कोशिका झिल्ली जो है वो एक सजीव संरचना थी, जबकि कोशिका भित्ति जो है ये एक निर्जीव संरचना होती है। कोशिका भित्ति कैसी संरचना होती है? तो ये निर्जीव संरचना होती है। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसमें किसमें पाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कोशिका भित्ति जो है ये सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो पौधों की कोशिकाएं हैं तो पौधों की कोशिका में पाई जाती है, यानी कि जो प्लांट सेल है तो उसमें सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाएगी। दूसरा आपको बता दें तो ये कवक कोशिका में भी पाई जाती है, यानी कि जो कवक की कोशिका होगी तो कवक कोशिका में भी क्या पाया जाएगा? तो कोशिका भित्ति पाया जाएगा। उसके बाद में आपको बताएं तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये पाई जाती है। इसके बाद में जो विषाणु कोशिका होती है, विषाणु
कोशिका, तो विषाणुओं की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जंतु कोशिका को हम लोग हटा दें तो जंतु कोशिका को छोड़कर बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, तो वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए अगला चीज ध्यान दीजिए, आपसे अगर कोशिका भित्ति का डेफिनेशन पूछे तो सबसे पहला चीज तो इसमें यही आप लिख सकते हैं कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा चीज कि कोशिका भित्ति जो है ये एक निर्जीव संरचना है। और तीसरा चीज आपको बता दें तो ये कोशिका भित्ति जो है ये काफी कठोर, ठीक है, कठोर। इसके बाद में आपको हम बता दें कि अपारगम्य संरचना होती है। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया, जो कोशिका झिल्ली हमने बता रहा था, तो कोशिका झिल्ली में हम आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो है वो क्या है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, यानी कि उससे कुछ पदार्थों का परिवहन हो पाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति बिल्कुल भी पारगम्य नहीं होती है, यानी कि ये पूरी तरह से अपारगम्य होती है और इससे किसी भी पदार्थ का परिवहन जो है वो संभव नहीं होता है। तो इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोशिका भित्ति जो है ये निर्जीव संरचना होती है, और दूसरा चीज कि ये कठोर और अपारगम्य होती है। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताएं तो आपसे कभी कभी परीक्षा में पूछेगा कि कोशिका भित्ति जो है वो किससे मिल के बनी होती है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज। इसके बाद में इसमें और एक चीज बता दें तो सेलुलोज के साथ साथ इसमें पेक्टिन भी पाया जाता है। तो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की अगर बात करें तो कवक में एक विशेष प्रकार के पदार्थ का यूज होता है कोशिका भित्ति में, और वो है काइटिन। ठीक है, तो काइटिन से मिलके कवक में बनी होती है। इसमें भी आपका मुख्य रूप से सेलुलोज रहेगा। और उसके बाद में अगर विषाणु की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग देखें तो एक शैवाल, तो शैवालों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और शैवाल में जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज, ठीक है, सेलुलोज। इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पे मेनांस, मैनांस, ठीक है, सेलुलोज, मैनांस। और उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे मिलकर के और शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। ये आपका एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद में एक और इसमें ध्यान दीजिए, ग्लैक्टेंस भी इसमें पाया जाता है, ग्लैक्टेंस। तो इन सभी से मिलकर के और शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। शैवाल की कोशिका भित्ति में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये आपके सेलुलोज, मैनांस, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टेंस पाए जाएंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका सेलुलोज, इसके बाद में कवक कोशिका काइटिन से, और पौधों की कोशिका जो है मुख्य रूप से सेलुलोज और उसमें पेक्टिन भी पाए जाएंगे। ये आपका यहाँ पे कोशिका भित्ति के संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आया। अब जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति जो है इसके कार्य क्या है। तो कोशिका भित्ति की अगर कार्य की बात करें तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि कोशिका भित्ति जो है ये कठोर होती है, और इसका सबसे ज्यादा वेटेज ये है कि ये जो पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका या जो भी कोशिका है तो उस कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, सबसे पहला इसका काम क्या है जी, तो दृढ़ता, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। ध्यान दीजिए, यानी कि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति सबसे पहला काम क्या करेगी, तो ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। और दूसरा चीज कि इससे पदार्थों का जो है वो आदान प्रदान नहीं हो पाता है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। अब जो है
हम उम्मीद करते हैं कि कोशिका भित्ति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम आपको बताते हैं थोड़ी सी बात जो है वो ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स, ध्यान दीजिए। ग्लाइकोकेलिक्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला चीज आपको ध्यान ये रखना है कि ग्लाइकोकेलिक्स जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ये तीन जो लेयर है, तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहला जो है इसी को जो है हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स सबसे बाहरी जो आवरण है इसी को ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तीन लेयर में पाई जाती हैं। जो दूसरा जो बीच वाला जो लेयर होता है इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं। वहीं अगर तीसरे लेयर की बात करें जो सबसे अंदर की ओर पाया जाता है तो वो है आपका यहाँ पे कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली आपका हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है वो तीन लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण है उसी को हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोला जाएगा, तो ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितने लेयर से मिलकर बनी होती हैं, तो तीन लेयर से, जिसमें तीनों यहाँ पे हम आपको नाम दिए हुए हैं। उसके बाद में ग्लाइकोकेलिक्स से संबंधित आपको और भी महत्वपूर्ण एक दो चीज हम आपको बता दें। और इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार के होते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स कितने प्रकार के होंगे, तो ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार के होंगे, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। जिसमें सबसे जो पहला प्रकार है इसी को हम लोग औपंक परत कहते हैं। औपंक परत सबसे पहला जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं जी, तो औपंक परत कहते हैं। जबकि जो दूसरा लेयर है इसको अगर हम लोग देखें तो दूसरे लेयर को हम लोग संपुटक कहते हैं। संपुटक, ठीक है, संपुटक या इसी को कैप्सूल भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए ग्लाइकोकेलिक्स कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। पहला औपंक परत, दूसरा संपुटक। और औपंक परत की बात करें तो औपंक परत आखिर कहते किसको है ये भी तो जानना है। औपंक परत की अगर हम लोग बात करें तो औपंक परत जो है, जैसे कि कुछ ग्लाइकोकेलिक्स, हमने बताया कि ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है। तो किसी किसी कोशिका में जो ग्लाइकोकेलिक्स का जो मोटाई होता है वो काफी कम होता है, यानी कि पतली परत के रूप में पाया जाता है। पतली परत के रूप में पाया जाता है और प्लस में ये ढीला होता है। तो पतली और जो ढीली परत होती है ग्लाइकोकेलिक्स की, उसी को हम लोग औपंक परत कहते हैं। जबकि जो मोटी परत होती है, ठीक है, यानी कि जो परत मोटी होगी, ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स का जो मोटा और जो कठोर परत होता है, मोटी और कठोर जो परत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने आपको आज कोशिकाओं के जो सबसे बाहरी आवरण होते हैं इससे संबंधित सारी जानकारियां हमने आपको दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो हमारे चैनल से जुड़ करके और इसका लाभ ले सके और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सके, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको इतनी सारी चीजों के बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में उससे संबंधित जो भी आपका डाउट रहेगा उससे संबंधित जो वीडियो है वो आपको अपलोड कर देंगे, वहां से आप अपने टोटल डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं,
वहाँ उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ करके और जो भी आपके डाउट हैं उसको आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। और आप जो है इसका नोट्स बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जो है वो जारी रखिए। हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा और आपका जो है आपका मेहनत रहेगा और हमारा सहयोग रहेगा, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपका और आप बहुत जल्द सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।